नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 9 है ना, अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, धातु एवं धातु कर्म। तो हम जो है अध्याय 9 जो है क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है अध्याय 9 जो है धातु एवं धातु कर्म जो है, जो नवंबर माह का जो असाइनमेंट जो बनने वाला है ना, असाइनमेंट जो आएगा आपका क्वेश्चन, वो जो है आपका जो है 3 चैप्टर से आएगा, जिसमें से ये चैप्टर भी है धातु एवं धातु कर्म। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है नवंबर माह का है ना, नवंबर माह का जो है हमको जो है 3 चैप्टर जो है कंप्लीट करना है, जिसमें से जो है धातु एवं धातु कर्म है, और दूसरा जो है अधातुओं का रसायन है, तीसरा है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, है ना, समतल सतह से। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर को हमको क्या करना है, नवंबर माह में कंप्लीट कर लेना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं धातु कर्म। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म। ठीक है ना, तो धातु एवं धातु कर्म का क्या मतलब है ना। धातु तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक नया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि धातु कर्म। किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, धातु कर्म। ओके, तो यदि हम धातु कर्म की बात करते हैं, तो जो धातु जो होते हैं, ठीक है ना, जो धातु जो होते हैं, तो उनको जो है प्राप्त जब करते हैं तो दो प्रकार से जो है प्राप्त होते हैं। एक होता है अयस्क के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है, अयस्क के रूप में। ठीक है, अयस्क के रूप में। और दूसरा जो होता है वो होता है खनिज के रूप में। किस रूप में प्राप्त होता है, खनिज के रूप में। ओके, एक अयस्क के रूप में और एक खनिज के रूप में प्राप्त होता है, 2 प्रकार से प्राप्त होता है। तो जो अयस्क जो होता है उसमें जो है अशुद्धि की मात्रा कम होती है, और जो है धातु की मात्रा क्या होती है, उसमें ज़्यादा होती है। और जो खनिज जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है अशुद्धि की मात्रा जो है अशुद्धि की मात्रा जो है उसमें क्या होती है, अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो धातु की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। तो यदि हम लोग तत्वों की बात करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे, है ना, मतलब पदार्थों की बात करते हैं, पदार्थ जो है, पदार्थों को भी जो है अलग अलग क्या करते हैं हम, जो है उनका वर्गीकरण करते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में, है ना। तो कुछ जो है शुद्ध पदार्थ जो रहते हैं, केवल एक ही प्रकार के उसमें क्या पाए जाते हैं, है ना, मतलब एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और जो मिश्रण जो होते हैं उनमें जो है एक से अधिक क्या होते हैं, तत्व होते हैं, है ना, आप देखे होंगे। तो उसमें भी जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनमें जो है उनको 2 भागों में बांटा जाता है, या तो वो तत्व होंगे, है ना, या फिर क्या होंगे, वो जो है यौगिक होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और एक ही तत्व जो है क्या होते हैं, तत्व जो है आपस में मिल करके जो है कई प्रकार के क्या करते हैं, पदार्थ बनाते हैं, है ना। तो जो तत्व जो होते हैं उनको धातुओं और अधातुओं में जो है वर्गीकृत करने के लिए जो है वर्गीकृत किया जाता है, किंतु इनको जो है अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, तो एकदम निश्चित करना, है ना, कि कौन सा जो है धातु है और कौन सा अधातु है, ये इतना आसान नहीं रहता, है ना। क्यों आसान नहीं रहता, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका जो गुण जो होता है धातुओं से भी मेच खाता है और अधातुओं से भी मेच खाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हीरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं। तो हीरा जो है आप देखेंगे, हीरा एक क्या है, अधातु है, लेकिन इनमें जो है क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। ये ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं। इसी प्रकार ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट भी जो है क्या है, वो कार्बन का अपर रूप है, किंतु वो जो है क्या होता है, ऊष्मा का जो है सुचालक होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरह से जो है यदि हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि कौन सा तत्व जो है धातु है और कौन सा अधातु है, ये जो है इतना आसान नहीं रहता। इसी कारण से जो है हमको क्या करना रहता है, जो धातु और अधातु है उनका वर्गीकरण करने के लिए जो है उन तत्वों के गुणों को क्या करना रहता है, जो तत्व है उनके गुणों को जो है हमको जो है अध्ययन करना रहता है, और उसी के आधार पर, गुणों के आधार पर हम क्या कर पाते हैं, उनको जो है धातु और अधातुओं के रूप में पहचान पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आपने धातुओं के भौतिक गुणधर्म जो है कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है। ठीक है ना। तो कक्षा 9वीं में हम पढ़े थे कि जो धातु जो होते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, धातुओं में जो है क्या पाई जाती है, जो धातुओं में जो है चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि हम धातुओं को पीटें, है ना, तो यदि हम धातुओं को पीटते हैं
तो पीट करके जो है वो क्या होने लगता है, फैलता है ना, टूटता नहीं है, फैलता है। और इसी कारण से धातुओं में जो है आघातवाधनीयता का गुण पाया जाता है। इसी कारण से उनसे जो है पतली जो है चादर या पन्नी बनाई जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण। धातुओं को जो है एक लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है उनकी तन्यता के गुण के कारण से। और इसी प्रकार से जो है धातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब धातुओं में जो है जो ऊष्मा है और जो है विद्युत है उनका क्या हो सकता है, चालन हो सकता है ना, इसमें से उनका प्रवाह हो सकता है। इसी कारण से धातुओं को जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। ओके, समझ में आया। और इसी प्रकार से जो है जो धातुएं जो होती है उनमें क्या पाया जाता है, उनमें जो है ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से धातुओं को जो है पीटने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ में आया। ये सब क्या है, ये सब जो है तत्वों के जो है भौतिक गुण है। और इसके अलावा जो है जो जितनी भी जो धातुएं हैं वो क्या होते हैं, उनका जो गलनांक है और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मतलब उच्च ताप पर वो क्या होते हैं, पिघलते हैं। समझ में आया ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो है धातुओं के भौतिक गुण धर्म है। क्या है, भौतिक गुण धर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग धातुओं के गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपका जो है इसमें दिया हुआ है ना, जो धातुएं जो है उनका जो है भौतिक गुण कौन कौन से जो है यहाँ पर जो है भौतिक गुण होते हैं, है ना। देखते हैं। और जो है किस कारण से जो है जो धातुएं हैं उनका जो है अलग अलग से जो है अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप एक दिया हुआ है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपने आप आसपास उपलब्ध जो धातुएं हैं जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा, जिंक, इन सब के जो है क्या करना है, नमूने एकत्रित करना है। और नमूने एकत्रित करने के बाद इनको देख करके आपको बताना है कि क्या सभी धातुएं चमकदार है ना। तो आप देखेंगे तो सभी धातुएं जो है क्या होती है, अधिकतर जो है चमकदार होती है। इसके अलावा जो है क्या सभी धातुओं में हथौड़ी से पीट कर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है, तो बनाई जा सकती है ना। लेकिन उसमें भी जो है कुछ धातुएं जो होती है जिनसे जो है उतना जो है सुविधाजनक नहीं होता, जिसके कारण से नहीं बनाई जाती है ना। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है धातुओं का चयन करते समय क्या ध्यान रखना है कि आपको धातुओं का चयन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है कि हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों में समानता होती भी भिन्नता है। धातुओं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि धातुओं में जो है कुछ गुणों में तो क्या होता है, समानताएं भी होती है लेकिन भिन्नताएं भी होती है। जैसे कि पारा की बात करते हैं, बाकी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। अब पारा को आप देखोगे, पारा सामान्य अवस्था में किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो सभी जो धातुएं हैं उनमें गुणों में जो है समानताएं भी होती है, तो भिन्नताएं भी क्या होती है। और इसी कारण से जो है अलग अलग चीज़ों में जो है अलग अलग धातुओं का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अलग अलग विद्युत उपकरणों में तार किन किन धातुओं, है ना, किन किन धातुओं से बनते हैं। तो आपने देखा होगा अलग अलग विद्युत उपकरणों की बात करते हैं तो कहीं पर जो है घर में वायरिंग में जो है कॉपर का इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। जबकि जो बाहर में जो हाई टेंशन तार जो लगा होता है खंभे में, है ना, उसमें जो है क्या होता है, उसमें जो है मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा अलग अलग धातुओं का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो और जैसे भोजन बनाने के यहाँ पर पूछा गया है, भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, कारण है। मतलब हर जितनी भी जो धातुएं हैं उनमें जो है कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, विशेष गुण पाया जाता है। और उनकी जो है उस गुण के कारण ही क्या किया जाता है, उनका जो है अलग अलग चीज़ों में जो है अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि चांदी की बात करते हैं। चांदी जो है विद्युत की क्या है, चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी क्या है, चालक है। चालक तो है ना, किंतु क्या हम जो है चांदी का जो है इस्तेमाल करते हैं क्या, चांदी धातु का वायर बनाने में, है ना, इसका तार के रूप में बनाने में इसका उपयोग करते हैं क्या, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि चांदी जो है क्या है, चांदी जो है अगर हम देखें तो चांदी जो है एक मूल्यवान धातु है। और इस कारण से जो है जो चांदी जो होती है वो महंगा है ना, जो है चांदी जो है वो क्या होता है, महंगा होता है। और इसी कारण से आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो इस पर जो है अगर यदि हम चांदी का क्या करते हैं,
चांदी का यदि उनके तारों से अगर हम उनका तार बना करके अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे हमको जो है आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना, महंगा होने के कारण से। इस कारण से हम इनका जो है उपयोग नहीं करते। समझ में आया? अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं, यहाँ तक तो समझ गए। इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जितनी भी जो धातुएं हैं तो है ना, तो उन सभी धातुओं में जो है आघात वर्धनीय है ना, तन्य, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जितनी भी धातुएं जो है धातुई ध्वनि उत्पन्न करती है, ये सब तो मैं बता चुका हूँ ना। और गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। किंतु क्या होता है, जैसे कि मैं बताया हूँ कि कुछ इनमें से जो कुछ गुण जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? अधातुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बताया हूँ, हीरा जो है क्या है? कार्बन का प्ररूप है, और कार्बन क्या है? अधातु है। तो कार्बन में जो है, हीरा में जो है हीरा जो है उनमें चमक पाई जाती है। वो जो है विद्युत का क्या होते हैं, ऊष्मा का जो है सुचालक होते हैं। और इसी तरह जो है ग्रेफाइट भी बता चुका हूँ, वो भी जो है एक क्या है? अपरूप है। किसका? कार्बन का। और वो क्या है? अधातु है। तो अधातु होते हुए भी जो है वो जो है उनमें धूसर रंग है ना, और विद्युत का जो है वो सुचालक का गुण पाया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे आप लोग जो है नमक देखे होंगे, आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो है अधातु है, फिर भी उनमें जो है उनके जो रवे जो होते हैं चमकदार होते हैं। तो इन सब कारणों से जो है ना, इन सब कारणों से हमको जो है धातुओं और अधातुओं को पहचानने में क्या होती है? समस्या उत्पन्न होती है कि कौन धातु है और कौन सा अधातु है, क्योंकि कुछ गुण क्या होते हैं? कुछ गुण जो है समान होते हैं। इसी कारण से, समझ में आ रहा है? इसी कारण से जो है गुण जो तत्व जो होते हैं ना, जो तत्व जो होते हैं उनको किसी एक गुण के कारण जो है उनको जो है उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है बहुत सारा जो है गुणों को क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो इसी करणी में जो है हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हाँ, और आप लोगों को जो है मैं धातु एवं धातु कर्म के बारे में बताना थोड़ा सा भूल गया हूँ, है ना, जो जब शुरुआत में ही बता देना चाहिए था, यहाँ पर बता रहा हूँ। धातु एवं धातु कर्म का मतलब है कि जो धातु जो है ना, जब धातु को हम क्या करते हैं? प्रकृति में जो है हम अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उनको अयस्क से जो है शुद्ध धातु निकालने के लिए जो है जो भी क्रिया विधि अपनाई जाती है ना, जो क्रियाकलाप हम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। ओके, मैं भूल गया था बताना, ठीक है, समझ लिए धातु कर्म क्या है। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भौतिक गुण तो हम देख लिए, क्या कौन कौन से होते हैं? चमकदार होती है ना, विद्युत और ऊष्मा का जो है क्या होती है? सुचालक होती है। उनमें तन्यता का, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये सब आप जान लिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या देखेंगे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। तो धातुओं के जो है हम तो भौतिक गुणधर्म देख लिए, जिनमें समानताएं भी है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। ये सब हम क्या कर लिए? देख लिए, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि जो धातुएं हैं, है ना, धातुओं की यदि हम जो है क्रियाशीलता के विषय में, है ना, यदि हम और जानकारी प्राप्त करते हैं, तब हमको क्या पता चलता है? उनकी जो है ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उनका हम जब अध्ययन करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि उनकी क्रियाशीलता के अनुसार क्या किया गया है। जो धातुएं हैं उनकी जो है खोज हुई है, ठीक है ना। जो धातुएं क्या थी, जो धातुएं हमको जो है यहाँ पर यदि देखिए, आपको जो है यहाँ पर पता चलेगा, है ना, कि जो धातुएं जो हैं, जितनी भी जो धातुएं हैं, उनका यदि हम जो है अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक उनके पृष्ठभूमि का, कि उनका जो है खोज कैसे हुआ है ना, तो हमको क्या पता चलता है? हमको पता चलता है कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है ना। यदि हम इनका जो है अगर हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो धातुएं जो है उनका जो है कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है और उनकी उपलब्धता कितनी है, तो हमको जो है धातुओं के रासायनिक गुणों में जो है अंतर के कारण उन्हें जो है हम देखते हैं कि जो धातुएं जो होती है ना, उनके रासायनिक गुणों में क्या होता है? अंतर होता है। और इसी के कारण से उन्हें शुद्ध रूप प्राप्त करने में जो है जो समय जो है ना, वो क्या होता है? उनमें हमको अंतर दिखाई देता है। कैसे? कि कुछ धातुएं क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, और कुछ धातुएं क्या होती है? क्रियाशील नहीं होती। तो जो धातुएं क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा क्रियाशील होती है। जैसे कि सोना की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोना की बात करते हैं। तो सोना जो धातु जो था
सोना जो धातु है वो जो है कम क्रियाशील है क्या है, कम क्रियाशील। और कम क्रियाशील होने की वजह से सोना को जो है हम शुद्ध तत्व के रूप में जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको जो है शुद्ध तत्व के रूप में जो है हम इसको जो है प्राप्त कर सकते थे, पहले से ही है ना प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण से जो है लोहा से भी पहले जो है किसकी खोज हो चुकी थी, सोने की खोज हो चुकी थी। समझ में आ रहा है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि जो धातुएं क्या होती है कम, जिनकी क्रियाशीलता कम है, उनकी खोज जो है पहले ही हो चुकी थी। और जितने भी जो धातु जो ज़्यादा क्रियाशील है उनकी खोज जो है बाद में हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो है धातु कर्म करने में है ना, मतलब इनको जो है शुद्ध रूप में प्राप्त करने में जो है अलग अलग चीज़ों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो जिनको जो है बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता था उनको पहले ही खोज लिया गया, और जिनको जो है प्राप्त करने के लिए जो है थोड़ी सी कठिनाई हुई है ना, तो उनकी खोज जो है बाद में, जैसे जैसे उपकरणों की खोज होती गई है ना, हमारे पास साधनों की खोज होती गई, उसके बाद हुई है। समझ में आया यहाँ तक समझ लिए। तो यहाँ पर जो है यदि हम देखते हैं है ना, तो अलग अलग धातुओं का जो है अलग अलग समय में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। हम जो है पिछली कक्षा में हम लोग विस्थापन के बारे में पढ़े हैं 9वीं में। आप लोग जो है विस्थापन की अभिक्रिया समझे होंगे है ना। विस्थापन मतलब क्या, जिसमें जो है एक धातु जो है, जो अधिक क्रियाशील जो धातु रहता है वो अपने से कम क्रियाशील धातु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट की यदि हम विलयन, एक जो है विलयन देखते हैं कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर सल्फेट जो है एक जो है जो कॉपर जो धातु है तांबा, उसका क्या है, ये उसका जो है लवण का विलयन है। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसमें यदि हम क्या करते हैं, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में यदि हम क्या कर देते हैं, जिंक क्या कर देते हैं, जिंक जो है हम यदि है ना कॉपर सल्फेट जो है उसमें यदि हम क्या डाल देते हैं, लोहा आयरन जो है, आयरन का जो है छीलन डाल देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर जो है ना तांबा जो है, उसको आयरन जो है क्या कर देता है, ये आयरन जो है उसको क्या कर देता है, कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है ना, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जो है इससे जो है क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसी कारण से। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो है हम विस्थापन की अभिक्रिया का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर है ना। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम जो है यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग जो है क्या करेंगे, अलग अलग जो है यहाँ पर जो है एक परख नली ले है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जो है 4-5 जो है क्या लेंगे हम लोग, जो है यहाँ पर परख नली लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा ऐसा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर परख नली लेने के बाद जो है हम जो है अलग अलग जो है कुछ विलयन क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कि हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 100 ml जो है कॉपर सल्फेट का विलयन बना लेंगे, कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट का, और इसके अलावा जिंक सल्फेट का, फेरस सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इन सब का क्या करेंगे 100 ml जो है विलयन बनाएंगे। और विलयन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, विलयन बनाने के बाद जो है हम जो है परख नली में अलग अलग 5-5 ml क्या करेंगे, लेंगे। ऐसा जैसा कि हमने जो है इसमें लिया है, ऐसा जो है अलग अलग क्या करेंगे, मतलब इसको ग्रुप में करने के लिए बोला गया है ना। तो यहाँ पर केवल आप समझिए, ऐसा लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसमें भी कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक सल्फेट है, इसमें भी जिंक सल्फेट है, इसमें फेरस सल्फेट है, इसमें सोडियम क्लोराइड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, देखिए पहले में हम आल्पिन को डाल देते हैं, दूसरे में हम दानेदार जिंक को डालते हैं, तीसरे में कॉपर के छीलन को, चौथे में मैग्नीशियम के है ना जो टुकड़ा जो रहता है उसको, और चौथे में जो है 5वें में दानेदार जिंक को, और 6वें में भी दानेदार जिंक को। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए 10-5 मिनट के बाद जो मिनट तक इसको रहने देते हैं, और थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, इनका अवलोकन करते हैं। क्या करेंगे, अवलोकन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्या विलयन या धातु के रंग रूप में कोई परिवर्तन हुआ, तो बिल्कुल परिवर्तन होगा, कुछ में परिवर्तन होगा, कुछ में नहीं होगा। क्या कोई अवक्षेप बन रहा है, तो कुछ में अवक्षेप बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं ना। अब उसके बाद जो है क्या आप बता सकते हैं कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करी है, तो ये भी हम बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए जब क्या होता है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो आल्पिन जो है किसका बना है, लोहा का, और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है। तो ये जो लोहा जो है कुछ समय बाद देखते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, ये जो आल्पिन के ऊपर जो है ना, यहाँ पर देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट विलयन में जो है ना,
कॉपर का जो कॉपर जो है ना, कॉपर सल्फेट विलयन का जो कॉपर जो है उसको क्या कर देता है, उसको ये जो है विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है यदि हम इसमें देखते हैं दानेदार जिंक में देखते हैं तो जिंक जो है, ठीक है, ये जो जिंक जो है वो भी जो है कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है उसको क्या कर देता है, उसको जो है वो इसको जो है विस्थापित कर देता है। समझ में आया। इसी प्रकार से यदि हम जिंक सल्फेट की बात करते हैं, ये जिंक सल्फेट है तो इसमें जो कॉपर का जो छीलन है वो भी क्या कर देता है, जिंक को विस्थापित कर देता है। और यदि हम इस जिंक सल्फेट की बात करते हैं तो जिंक सल्फेट का ये जो मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है ना, मैग्नीशियम का, ठीक है ना, ये जो जिंक जो है यहाँ पर यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं ना, तो ये जो जिंक जो है, जिंक सल्फेट जो है, तो ये जो मैग्नीशियम जो है वो जिंक को जो है क्या नहीं कर पाता, जो मैग्नीशियम यहाँ पर जो है ना, सॉरी कहाँ पर आया था मैं, है ना, तो ये जो है जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम के टुकड़े की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है ठीक है, तो जो जिंक जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर देता है, यहाँ पर हम देखे थे कि यहाँ पर जो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और जो मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है, ठीक है, मैग्नीशियम का टुकड़ा जो है वो भी क्या करता है, जो जिंक जो धातु है उसको क्या कर देता है, उसको जो है विस्थापित कर देता है, मतलब मैग्नीशियम धातु जो है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो ये जो फेरस सल्फेट है और ये जो दानेदार जिंक जो है, क्या है, जिंक, तो जो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जो फेरस सल्फेट है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर जो है फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट जो है यहाँ पर, ये जो फेरस सल्फेट है और ये जो है दानेदार जिंक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फेरस जो है वो क्या है, जो आयरन जो है ना, दानेदार जिंक को क्या करता है, मतलब यहाँ पर जस्ट विपरीत हो रहा है ना, ये जो है आयरन सल्फेट है, मतलब फेरस सल्फेट है। और फेरस सल्फेट के में इसमें हम क्या डाले हैं, दानेदार जो है जिंक डाले हैं, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट को ये जो दानेदार जिंक है क्या कर देता है, ये जिंक जो है फेरस का जो आयरन है उसको क्या कर देता है, उसको जो है विस्थापित कर देता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम सोडियम, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को देखते हैं और यहाँ पर दानेदार जिंक को, है ना, तो यहाँ पर यदि हम सोडियम को देखते हैं और यहाँ पर जो है हम दानेदार जिंक को, तो यहाँ पर जो है ये सोडियम जो है क्या है, सोडियम को जो है दानेदार जिंक जो है विस्थापित नहीं कर पाता, जिंक धातु जो है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा यदि हम देखते हैं तो इसका कारण है उनकी सक्रियता। क्या है, सक्रियता। जो धातु जितना ज़्यादा जो है क्या होता है, सक्रिय होता है, वो धातु जो है अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर देता है, उनको जो है विस्थापित कर देता है। समझ में आ रहा है, समझ गए यहाँ तक। तो इस प्रकार से यदि हम समझने का प्रयास करें तो वह धातु जो किसी अन्य धातु को क्या करता है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है ना, वो क्या कहलाता है, अधिक सक्रिय धातु कहलाता है, ठीक है। और धातुओं को जो है उनकी सक्रियता के क्रम, घटते हुए क्रम में जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर देखिए जो ऊपर में जो है ना, यहाँ से यदि हम बात करते हैं, इस साइड से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इस प्रकार से यदि हम आते हैं तो ये जो है क्या है, जो धातु जो है उनकी घटती हुई है ना, मतलब जो सक्रियता जो है, मतलब सक्रिय धातु से फिर जो है कम सक्रिय धातु की ओर क्या है, यहाँ पर जो है आगे बढ़ा गया, मतलब सक्रियता का जो है घटता क्रम है, ये नीचे साइड आते हैं। तो समझ में आया। और जो धातु क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, वो जो है अपने से कम सक्रिय धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है एक श्रेणी दिखाई दे रही होगी, इसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिथियम जो है ऊपर में है। लिथियम जो है सबसे सक्रिय धातु है, याद रखना है आपको, सबसे सक्रिय धातु जो है कौन सा धातु है, तो लिथियम जो है सबसे सक्रिय धातु है। और यदि हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेटिनम जो है वो जो है सबसे कम सक्रिय धातु है। समझ में आया। तो जो ज़्यादा सक्रिय धातु होगा वो अपने से कम सक्रिय धातुओं को क्या कर देता है, वो जो है विस्थापित कर देता है ना। और जो सक्रियता की श्रेणी में है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं वो जो है तनु अम्लों से जो है क्रिया करे क्या करता है, वो जो है हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो धातुएं जो है ना, जो धातुएं जो है, मैं शुरू में ही बता रहा था कि जो धातुओं की जो खोज हुई है ना, जितने भी जो धातुएं हैं जिनकी खोज हुई है, तो उनका जो है खोज होने में जो है उनको उनके गुणों के अनुसार क्या हुई है, खोज हुई है, उनकी सक्रियता के अनुसार क्या हुई है, उनकी जो है खोज हुई है, उनके समय में जो है हमको क्या अंतर दिखाई देता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था सोने की, किसकी बात कर रहा था मैं, सोने की। तो सोने की जो है खोज जो है पहले ही बहुत पहले से हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? क्योंकि सोना जो है कम सक्रिय धातु है, ठीक है। जबकि जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है। और सक्रिय धातु होने के कारण से इनको जो है ढूंढने में क्या मतलब जो है, इनकी जो है खोज जो है थोड़ा ज़्यादा समय में हुआ है ना, मतलब लेट से हुआ है। ऐसा इस कारण से हुआ है, मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, क्योंकि इनको जो है प्राप्त करने के लिए जो है, क्योंकि ये जो है सक्रिय धातु है, तो इनके लिए जो है अलग अलग विधियों को जो है अपनाना पड़ा, नए नए विधियों को, और उनके अनुसार इनको जो है प्राप्त किया जा सके। क्योंकि ये शुद्ध रूप में जो है प्रकृति में उपलब्ध नहीं थे, बल्कि किसी मिश्रण के रूप में, यौगिक रूप में उपलब्ध थे। इसी कारण से समझ में आया? यहाँ तक समझ गए होंगे आप, है ना। तो अलग अलग समय में जो है अलग अलग तत्वों की क्या हुई है, खोज हुई है। और जैसे जैसे जो है उनकी जो है सरल से सरल विधि हमको जो है अलग अलग विधियाँ जो है हमको प्राप्त होती गई, उसके अनुसार क्या हुई है, जितने भी जो तत्व हैं उनकी जो है खोज हुई है। कुछ तत्वों को जो है आसानी से जो है क्या होता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है ना। और कुछ तत्व जो होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आयरन की ही बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं, तो लोहे को जो है, जो लोहा जो तत्व है, आयरन जो है, उनके यौगिक से प्राप्त करने के लिए हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है हमको उनको जो है गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हमको ईंधन की आवश्यकता पड़ती है ना, भट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब कारणों से जो है ये जो धातुएं हैं, जो सक्रिय धातुएं हैं, उनकी जो है खोज बाद में हुई है। समझ में आया? तो यहाँ तक जो है हम क्या जान लिए, यहाँ तक हम जान लिए अध्याय 9 का, है ना, धातु एवं धातु कर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो धातुओं के जो है कौन कौन से भौतिक गुण धर्म होते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर जो धातुएं जो होती हैं उनके जो है रासायनिक गुण धर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग सबसे पहले देखिए सक्रियता की, कौन कौन से जो धातुएं जो है अधिक सक्रिय होते हैं और कौन सी धातुएं जो है कम सक्रिय होती है, और इसका जो है उनके जो है अभिक्रिया पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, कौन किसको विस्थापन करता है, ये सब हम क्या कर लिए, पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है। और कौन सी धातु जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय है और कौन सी धातु जो है कम सक्रिय है, ये सब हम क्या कर लिए, यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास में होगी है ना, तो उसमें जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।